हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम रथ पे और मैं हूं आपके मेहनत का साथी। तो ये है इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जो कि होने वाला है भारतीय राज व्यवस्था। इससे पहले मैंने अपने इस चैनल पे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न का 3 पार्ट ये सब वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। आप वहां से जाके इसे देख लेंगे। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाके इसे देख लेंगे। और इस वीडियो को बनाऊंगी मैं और इसके बाद में ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जैसे कि साइंस वाइंस है, तो वो सारा मैं आगे फिर वीडियो लेकर आती रहूंगी। ये है घटना चक्र बीपीएससी PYQ का। तो ये जाहिर सी बात है कि आप सभी को पता होगा कि ये एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा नीडेड होती है ये वीडियो। तो आप इसको 3 से 4 बार मिनिमम आप देख कर जाएंगे, ताकि जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड होते हैं और बार बार ये रिपीट होते हैं आगे जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें, बीपीएससी के हो या फिर किसी भी एग्जाम्स में, तो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाए, वो आपका छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है भारतीय राज व्यवस्था और इसको हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो कब हुई इसकी प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946, जिसमें कि अस्थायी तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये 68 बीपीएससी की बात है, जिस समय की स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए थे। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे, आपको वन लाइनर भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट जाता है तो वो मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चन को करके जाएंगे और वहां पे आप लैग कर जाओगे। तो जो कट ऑफ बनता है उसी से डिसाइडेड होता है। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, ये आपको मल्टीपल टाइम देख के जाना है। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि जो 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय, यानी कि उसको याद रखने के लिए इसको जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, संविधान का जो भी चीजें बची हुई थी, तो पूरी तरह से इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, ताकि इसको यादगार बनाया जा सके और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्त किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष जो बचे हुए उपबंध थे, उसको 26 जनवरी 1950 से
हुआ, मतलब उस समय उसको लागू किया गया और उस समय वो पूरी तरह से प्रभावी हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब समितियों को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति का सदस्य नहीं था, यानी कि नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। यानी कि संविधान की जो लेखन समिति गठित की गई थी, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। वह अन्य 6 सदस्य, मतलब उनके साथ और 6 सदस्य भी थे। तो इनमें से इस समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी ये तीनों जो है एन गोपाल स्वामी अयंगार और कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सारे इनके मेंबर्स थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, तो ये हैं कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बंबई यानी कि मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य यानी कि भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। ठीक है, दोनों के लिए इक्वल है। जैसे ये नागरिकों के लिए लागू होगा, वैसे विदेशियों के लिए भी लागू होगा। यह विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, से ली गई है। विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन में क्या है? लिखित संविधान नहीं है। कानूनों के समक्ष समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहां से आई है? तो कहां से आई है? ये फ्रेंच क्रांति से। 1789 ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। फ्रेंच क्रांति फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से यह विचार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई हैं, तो ये यहाँ पे देश है और यहाँ पे विशेषताएं, यानी कि किस देश से क्या चीजें ली गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो ब्रिटेन से ली गई है संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका। वहीं अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से ली गई राज्य के नीति के निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना, ये आयरलैंड से लिया गया है। और देख लेते हैं। वहीं अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, तो यहां से राष्ट्रपति पर महाभियोग,
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ से ली गई है। वही कनाडा देखे तो कनाडा में परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये सब कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 100 में 108 में आता है। नेक्स्ट, सोवियत यूनियन यानी कि वर्तमान, उस समय ये यूएसएसआर था, तो उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था। अब ये अलग हो चुका है, तो अभी ये वर्तमान रूस की बात की जा रही है। तो यहां से लिया गया था मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार प्रस्तावना में अभिव्यक्त है। नेक्स्ट, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको जो ये ऊपर लिस्ट देख रहे हैं, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। या तो वन लाइनर में पूछ दिया जाएगा, और या तो फिर स्टेटमेंट वाइज में एक स्टेटमेंट बना के दे दिया जाएगा। एक स्टेटमेंट या तो आर्टिकल रहेगा, फिर ये पूछ दिया जाएगा कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित है। तो भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है, तो यह है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में क्या है, संविधान के मद, और सूची 2 में है देश जिनसे लिया गया है। तो आपको मिलाना है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, ये लिया गया है आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार यूएसए से। और चलिए पहले डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं ना। तो इसका आंसर डी है, देखते हैं सही मिलाया है कि नहीं हमने। ए का 3 हाँ सही है, बी का 4 ये भी सही है, सी का 1। संघ एवं राज्य के बीच, अच्छा समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती आपको कीवर्ड पकड़ना है। तो समवर्ती सूची किससे, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और फिर डी जो बचा, भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो ये लिया गया है कहां से, कनाडा से। ठीक है, डी का 2। हाँ, तो अभी देख लेते हैं कि संयुक्त सम्मेलन किस प्रकार है। मौलिक अधिकार यूएसए, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत आयरलैंड, और संघ एवं राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहां से लिया है, तो ये लिया है भारत ने कनाडा से। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया है। जनहित याचिका की अवधारणा, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है, तो ये हुई है अमेरिकी गणराज्य यानी कि यूएसए। जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका पीआईएल मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। भारत में जस्टिस पीएन भगवती को जनहित याचिका यानी कि पीआईएल का जनक माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पीआईएल का जनक किसे माना जाता है, तो जनहित याचिका के लिए पीएन भगवती को माना जाता है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, तो क्या शामिल, कितना शामिल है, अनुच्छेद और भाग और सूचियां की बात की जा रही है यहाँ पे, तो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां शामिल है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ था मूल रूप से यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में सबसे पहले 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन होने के उपरांत नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, उसको डिलीट भी कर दिए गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या अब 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है तो कितने आर्टिकल की बात की जा रही है यहाँ पे? ये है 400 से अधिक। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हो गए। 395 है, लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके अगर और 400 यहाँ पे हमने 400 से अधिक आर्टिकल्स की बात की है, तो कभी अगर किसी चीज में संशोधन हुआ तो 1 का ए इस तरह से या बी या 3 का सी। मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर काउंट किया जाए तो ये 400 से अधिक आर्टिकल्स हो गए। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। गणना की दृष्टि से इनकी संख्या 471 यानी 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी ये 395 अनुच्छेद है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको एग्जाम्पल, तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है कितनी धाराएं? तो इसमें तो धाराएं होती नहीं है, एक मिनट, इसमें तो आर्टिकल्स होते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अच्छा, उसका एक सेकेंड। हाँ, 400 अभी हमने ऊपर देखा कि 400 से अधिक आर्टिकल की बात की जा रही थी, अनुच्छेदों की बात की जा रही थी, इसीलिए शायद इसमें धाराएं लिखा होगा, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, या फिर पूछे जाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्शंस के बाद, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये है आर्टिकल 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये है 13। ये आर्टिकल 13 जो है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कि जो भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो न्यायालय द्वारा उसे रिव्यू किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है, यानी कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को अगर किसी भी तरीके से कम करता है कोई कानून जो कि संघ या राज्य के ये संसद द्वारा बनाया गया है, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगा। वहां पे आर्टिकल 13 सामने देखने को मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि संघ व राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को छीनता है या फिर उससे कम करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, और वहीं अगर आर्टिकल 245 की बात करें तो उसमें संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, जो कि संसद और राज्य के द्वारा बनाई गई जो भी कानून है तो वो उसमें डिटेल्स में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये है मुकदमे तथा कार्यवाही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन आधिरोपित करने की संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में यानी कि 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी।
अनुच्छेद 220 का 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 का 1 होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचियां। तो ये क्या मिलान करना है? आंसर डायरेक्ट देखते हैं इसका। आंसर इसका बी है। 1 का ए, 1 का ए, 2 का सी, 2 का सी और 3 का बी। यानी कि संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 47 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, संघीय सूची 97 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना अनुसार 98 हो गया है ये, और राज्य सूची 66 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना अनुसार ये 59 हो गया है, और समवर्ती सूची ये 47 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना अनुसार ये 52 हो गया है। यानी कि लेटेस्ट अभी जो प्रविष्टियां हैं वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है क्या? तो भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल 66 प्रविष्टियां, गणना अनुसार 59 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो ये है तीसरी अनुसूची, तीसरी सूची। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल में शपथ या प्रतिज्ञान शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय है? शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है, यानी कि इसका जो इससे रिलेटेड जो लॉज वगैरह बनाने के राइट है वो सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी। ठीक है, शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो क्या है? ये ग्रामीण खेल जो संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख मिलता है और 12वीं में क्या है? म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं हुआ है। तो आपको ऑप्शंस जो है ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पंचायत 11वीं अनुसूची में तो पंचायत है, पंचायत से रिलेटेड बात की गई है, तो ग्रामीण तो इसका होगा ही, ग्रामीण खेल इसके अंतर्गत तो होगा ही। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ग्रामीण खेल इसके अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो यह है समवर्ती सूची। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं? तो ये है चौथी।
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है अनुसूचित जनजाति, एसटी के बारे में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो ये है 10वीं 10th शेड्यूल, 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था री एग्जाम में। भारतीय संविधान के 52वें 52 यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल या एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? तो यह है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। आंसर ए है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उद्देशिका प्रेम्बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो उसका क्रम पूछ रहा है। तो उसका क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो आपको इसी सीक्वेंस में इस वर्ड्स को याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेस से कोई एक गायब कर देगा वर्ड को या फिर उसके जगह पे किसी दूसरे वर्ड्स को ले आएगा। तो वो पूछेगा कि कौन सा, जैसे कि अभी पहले आपने क्वेश्चन देखा, वो पूछेगा इसमें से कौन सा सही है, तो आपको वो सीक्वेंस सही से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये है सी आंसर, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। तो सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो ये आंसर है ए, CADB, CADB यानी कि सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। प्रश्नगत दिए गए शब्दों का सही क्रम है सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? यानी कि पहले इसको सम्मिलित नहीं किया गया था प्रस्तावना में, बाद में इसको एड ऑन किया गया। तो ये कौन सा शब्द है? ये है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूलतः भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए हैं? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो ये है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। देखिए, 70 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिरूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि सोल कहा जाता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर है डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। संविधानवेताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, एक तो संघात्मक है, दूसरा है एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्राय केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं वो सेंटर के अंदर में रहेंगे, ठीक है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। वो संघात्मक कहलाती है। यानी संघात्मक में क्या होगा कि स्टेट और सेंटर दोनों अलग अलग, दोनों के पावर्स अलग अलग होंगे और दोनों अलग अलग अपने पावर्स का यूज करेंगे अपने क्षेत्र में। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं में काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर वियर ने इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयुक्त विश्लेषण में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक और ना ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ये है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ये ऑप्शन ई राइट है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मतलब ग्रेट ब्रिटेन जैसा संसदीय व्यवस्था शासन व्यवस्था को फॉलो करता है, तो उसी तरह से भारत में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त
प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारतीय प्रजातंत्र का यही आशय है। नेक्स्ट, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम, विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक शासन है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीति और कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि कार्यान्वयन संबंधी निकायों, एजेंसियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे सी सही नहीं है, बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। अतः अभिष्ट जो है उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्य का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित होगा। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया था? कौन से संविधान संशोधन में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन में। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि 35वें संविधान संशोधन के रूप में इसे एसोसिएट स्टेट बनाया गया और 1974 में, और 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब? 1975 में। देखिए 69 पीपीएससी में और 66 पीपीएससी का जो री एग्जाम है दोनों में पूछा गया। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 से भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 एफ के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई नहीं। मतलब बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। ठीक है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। तो यहाँ पे संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। यहाँ पे राज्य विधान सभा लिखा हुआ था, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित करके जी नहीं, संवैधानिक औपचारिकता ये सभी से नहीं, संसद के द्वारा ही इसमें एक अलग राज्य बनाने संभव है। नेक्स्ट, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1956।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का प्रत्येक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो ये थे उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। फजल अली कमेटी कब बनी थी? तो 1953 में। तो फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इनकी अध्यक्षता में ये फजल अली आयोग नहीं, मतलब इनकी अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर थे। तो उन्हीं का नाम ऊपर दिया हुआ है कि के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये तीनों ही थे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो किन कारणों से नहीं प्राप्त की जा सकती? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावे जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा इस भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म द्वारा। दूसरा, रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा। तीसरा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा। चौथा, देशीकरण द्वारा। पांचवा, किसी विभाग में भारत में सम्मेलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ये जो 3 कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, सिर्फ इन्हीं तीनों कंट्रीज में जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज जो ग्रुप हैं, उनको नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समूह, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 ग्रुप जो हैं माइनॉरिटीज जो वहां के हैं उस कंट्री के, ये 6 माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ध्यान रहे कि इसमें मुस्लिम्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आंसर इसका ई है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है, यानी कि रिट 5 रिट जो है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और यह एक संवैधानिक अधिकार भी है। तो और उपचारों की अगर बात करें तो ये रिट, तो रिट्स ये इसके तहत आप न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है। एक तो मौलिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया और संवैधानिक अधिकार हो गया। यहाँ पे कानूनी अधिकार भी होगा। एक तो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार, ये तीनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है?
कौन सी रिट लागू होती है? तो ये है ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हिबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण हिबियस कॉर्पस याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये है डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक निराकरण भी कहते हैं इसको। तो इसका अनुच्छेद 32 हो गया और गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तथापि इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार राइट टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 का ए का च के तहत नागरिकों को प्राप्त था, शामिल नहीं है। ये शामिल नहीं है इसमें। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, तो वो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसकी मांग नहीं कर सकता वो। ये 70 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है वह व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की मांग मूल अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, यानी कि भारतीय नागरिकों को ही इस आर्टिकल्स जो 15, 16, 19, 29 और 30 है इसके तहत भारतीय नागरिकों को ही वो अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो वो कौन से हैं? तो वो है ए, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भी भारतीयों को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) का क भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये गैर नागरिक यानी कि विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो ये है बी, संपत्ति का अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार में था बट उसे बाद में हटा दिया गया वहां से। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 1979 से प्रभावी हुआ है द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक यानी कि कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे मोरारजी देसाई जो है वो जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये है मोरारजी देसाई। 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये है संविधान 1 का ए, संविधान का अनुच्छेद 1 का ए, ठीक है, 19(1) का ए। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है प्राप्त है।
सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों ही सही है। ए और सी क्या है? तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो मानव कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो सूचना का अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। छियासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व, देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्व संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो ये है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो यह है उत्प्रेषण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्षा क्यू वारंटों को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इससे भी निर्णित न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्रवाई है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। आयोग ने भी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226। ठीक है, इसके द्वारा देखते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यह यदि दोनों के चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में ये दोनों प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व ना हो तो इसका ऑप्शन अगर कोई दोनों में से कोई एक हो तो इसका आंसर जो है ये माना जाएगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो दोनों ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श है जिन्हें राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानून के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो इन तीनों में से बताना है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, 1 और 2। 1 और 2 यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। आई थिंक बी में शायद, मे बी, सॉरी, हाँ, आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। पता नहीं, बी शायद होगा, मे बी, देखते हैं आगे। और समान नागरिक संहिता, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 44। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 का घ यानी कि डी में पुरुषों और, सॉरी, बी नहीं होगा, ऊपर डी हो जाएगा। पुरुषों एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है और यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद 44 जो है, आर्टिकल 44, ये कहाँ लागू था? तो ये स्टार्टिंग से ही गोवा में लागू था, और अभी रिसेंटली ये पहला स्टेट कौन बना है इसको लागू करने वाला? तो वो है उत्तराखंड, और गुजरात में इसे लागू करने की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो देखते हैं, सी आंसर है इसका। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दी गई सुरक्षा की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये है आर्टिकल 14। संविधान, भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, और इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इसमें आर्टिकल मिलाना है, तो जी 1 को 2 से मिलाना है। इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। आंसर ई इसका हो जाएगा, यानी कि 1 से ज्यादा। ग्राम पंचायत का ए का 5 हो जाएगा। 1 सेकंड देखते हैं इसका। ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40, इसका ये हो जाएगा। समान सिविल संहिता का 44 हो जाएगा, और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, ये आई थिंक 51 होगा, देखती हूँ। समान सिविल 44 और अंतरराष्ट्रीय विकास 51। कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 और न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रतिकरण 50। देख, हाँ, तो न्यायपालिका कार्यपालिका का प्रतिकरण 50 हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन का 48 हो जाएगा, और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास है ये 51 होगा। ठीक है, तो आंसर ए का 5, बी का 3 बता रहा है यहाँ पे, जो कि गलत होगा। बी का यहाँ पे 1 है, सी का 2 ठीक है, डी का 1 बता रहा है, जबकि डी का 3 होगा, और 5 का 4 ये भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, इस वजह से आंसर इसका ई हो जाएगा। देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44, और कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रतिकरण आर्टिकल 50, एंड अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास ये आर्टिकल 51। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से। देखते हैं इसका आंसर, बी ही होना चाहिए। जी, इसका आंसर बी ही है। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग
4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया अतः अब मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, तो वो है क्या? वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है इसमें, तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ये है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये मौलिक कर्तव्य में से एक है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क के च में इस प्रकार शामिल किया गया है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो ये है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 का 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति क्या है? तो ये संसद का हिस्सा होता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं, संसद का निर्माण करते हैं, पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वो सीधे अथवा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में होगा, आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किसमें है? तो आर्टिकल 53 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये कितनी भी बार हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ये चीज नहीं है। अमेरिका में शायद 2 बार हो सकते हैं, 2 बार के लिए अमेरिका में शायद हाँ, वहां पे पुनः चुनाव के लिए 2 बार पात्र हो सकते हैं। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन यानी कि पार्लियामेंट में जो 2 सदन कौन से है? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो और एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है।
ये निर्वाचित सदस्य यानी कि इनके चुनाव मंडल में सभी निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करेंगे, संसद के और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिल्कुल भी नहीं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली। देखते हैं इसका आंसर। अनुच्छेद 55 का 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण या हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, यानी कि विकल्प और सी और डी दोनों ही सही है, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा, अनुपातिक मत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किन्हें सौंपा जा सकता है? तो आइए देखते हैं, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार यानी कि 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया की अगर बात करें तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये 70th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये है राज्य विधानसभाएं। ये क्या करता है कि राज्य, जैसे कि निर्वाचन मंडल में मैंने क्या बताया, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनके महाभियोग प्रक्रिया की बात की जाएगी तो महाभियोग प्रक्रिया में संसद ये दोनों ये दोनों तो रहेंगे लेकिन ये हट जाएंगे। चलिए इसका और भी एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, ठीक है, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है, ठीक है, मतलब निर्वाचन प्रक्रिया में ये पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जब चलाई जाएगी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग नहीं है। मतलब मैंने पहले बताया कि राज्य की जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो इसका स्टेटमेंट, इसका आंसर देखते हैं पहले। इसका आंसर है बी, और पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, और इसका आंसर बी है। तो बी में क्या है, 1 और 2 स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। पहला में क्या है, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है, हमने पहले पढ़ा है अभी। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। 60 में तो नहीं है मुझे जहां तक पता है, तो ये किसमें है देखते हैं, ये 61 में है, ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्षों के लिए पद ग्रहण करेंगे। तीसरा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, अतः 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यह है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है,
पहले तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे, और अगर वो भी नहीं है तो उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो उस पोस्ट को फिल करेंगे, जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेंगे। ठीक है, उस समय उनके कार्यभार को संभालेंगे। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 के द्वारा ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये ऑप्शन है सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग लगा के। ठीक है, महाभियोग लगा के। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61। अनुच्छेद 56 के खंड 1 और खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो किस चीज के अधिकार नहीं देता है? यह है ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद 164 का 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। उनको हटाने का भी इनको अधिकार नहीं है, जैसे मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, तो इनको हटाने का भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का भी अधिकार नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है। विकल्प बी उत्तर सही है। 2/3 बहुमत से समर्थन दिया जाएगा। चलिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो क्रम पूछा जा रहा है, क्रम है 12वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति यानी कि 13वां राष्ट्रपति चुनाव पूछेगा तो कौन सा था? तो ये 13वां था, और अगर व्यक्ति के अनुसार पूछेगा तो ये 12वां था कि कितने व्यक्ति अभी तक आए और इस पद को ग्रहण किए, तो वो 12वें नंबर पे है। और अगर चुनाव पूछा जाएगा कि कितने नंबर पे हुआ, तो 13वें नंबर पे है। तो 12वें व्यक्ति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम जो है वो 14वां है। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो उनका क्रम 14वां है। चुनाव पूछा जाए तो 13वां, व्यक्ति पूछा जाए तो 12वां, और कार्यकाल टर्म्स पूछा जाए तो 14वां। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये थे बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। यानी कि जिस साल इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, ये उस साल तक ये उसके राष्ट्रपति रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? कहां से थे? तो बिहार से थे। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है।
संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ये है राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष है, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो उसका सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि परंतु उसका निर्वाचन की बात की जाएगी उपराष्ट्रपति की, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन होता है। संविधान ये नहीं कि राज्यसभा के अगर वो अध्यक्ष बने तो राज्यसभा के मेंबर होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लोकसभा के भी जो संसद है उनके द्वारा भी होगा। संविधान के अनुच्छेद 89 का 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट राज्यसभा का सभापति कौन है? अगेन उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट राज्यसभा के चेयरमैन है कौन? तो भारत के उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? असत्य है तो ये सी स्टेटमेंट जो है ये असत्य है यानी कि गलत है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। जी नहीं, अभी हमने बताया कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, सांसद होते हैं, वो इनका चुनाव इनको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये गलत है तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। जी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? तो 788। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में पूछ रहा है कि कितने सदस्य हैं, तो 788। ठीक है। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य, तो राज्यसभा के कितने हैं? 233 सदस्य जो थे वो शामिल सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य शामिल थे, और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी शामिल थे, और लोकसभा के 543 सदस्य जो थे वो निर्वाचित, वो भी सदस्य शामिल थे। दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य 788 थे। यानी कि आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल है और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल है, लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल है। आपको ये ध्यान होना चाहिए इस बात का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? तो ये क्रमांक है 12वां। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार क्रमांक 12वां है। वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का मुख्य है भारत का प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का या गठबंधन का नेता होता है। नेक्स्ट, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा का सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। मतलब अगर आप राज्यसभा से भी हैं तो उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोकसभा से मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है कि अगर आप लोकसभा से मेंबर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? किसके प्रति है, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। भारतीय संविधान के अनुसार
अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, या अध्यक्ष के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या संसद के प्रति? जी नहीं, ये लोकसभा के प्रति होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। मतलब चूंकि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो निकटतम इन सभी ऑप्शंस को देखें तो सबसे निकटतम जो ऑप्शन होगा वो संसद होगा। चूंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है, तो सबसे ज्यादा सही यही होगा। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो क्या कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे ये एक लाइन भी आपने सुना होगा कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? यानी कि 15% की जो सीमा है कि इतने होने चाहिए मेंबर लोकसभा के कुल सदस्यों के मंत्रिपरिषद में, तो वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये किया गया था? तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, 91 यानी कि 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसको किया गया था। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 क में जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि मंत्रिपरिषद जो बनाया जाएगा वो लोकसभा के कुल सदस्य के 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इसीलिए विकल्प बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये स्मृति ईरानी को, उस टाइम पे ये स्मृति ईरानी को सौंपा गया था 2022 में। वर्तमान में जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ये है मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये है नीति कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली यानी कि स्प्लिट सिस्टम नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय योजना एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये देता है अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसादा प्रयत्न अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? मतलब कि वो कौन सा ऐसा अधिकारी है, सदस्य है, मतलब सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद का कौन सा ऐसा अधिकारी है जो कि भारतीय संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो कौन है वो? अटॉर्नी जनरल।
एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। अगर उन्हें हटाने की जो ये है प्रस्ताव है वो अगर संसद में विचारणीय होता है तो उस केस में वो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वो सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वहां उत्तर महान्यायवादी ही होगा। अगर भाग लेने की बात होगी तो वहां पे उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी यानी कि ऑफिसर शब्द का प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, न कि ऑफिसर। संभवतः इसी आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बी अटॉर्नी जनरल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ए और सी दोनों हो सकता है, उपराष्ट्रपति भी और महान्यायवादी भी, ये हमने देखा था अभी ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक, वरीयता अनुक्रम। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, यानी कि इन चारों में से सबसे पहले कौन आता है? ऑप्शन ई इसका सही है, देखते हैं। वरीयता अनुक्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को वरीयता क्रम में एक समान यानी कि 9 क रखा गया, यानी कि एक साथ रखा गया है। जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया है, अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। यहाँ पे इनको 14वें क्रम में रखा गया है और ये तीनों जो है इनको 9 के क में रखा गया, यानी कि ये तीनों ही उसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन ई सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो आंसर इसका है सी, यानी कि 2 पहले होगा, 2 1 2 1 4 3 5, ठीक है। 2 1 4 2 1 4 3 5 3 5। तो पहले होंगे राष्ट्रपति, फिर दूसरे नंबर पे होंगे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे होंगे प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद अध्यक्ष होंगे चौथे नंबर पे, फिर सांसद होंगे 5वें नंबर पे। तो ये हो गया टोटल पूरा इनका वरीयता क्रम। भारतीय राजनीति प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद प्राप्त है। उसके बाद क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, तथा सांसदों का क्रम आता है। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष की इसलिए बात हो रही है क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष को दूसरे क्रम में रख दिया गया है, तो अब यहाँ पे जो अध्यक्ष की बात होगी वो लोकसभा के अध्यक्ष की बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है संसद में भी क्या, तो लोकसभा। क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 30 वर्ष। ये 25 वर्ष है और ये 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति के लिए क्या होनी चाहिए, 35। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो वो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो यहाँ पे सी है। संसद सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम उम्र है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो 25 से 35 यानी कि ए। संविधान के अनुच्छेद 58 एक के ख के तहत राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष तथा अनुच्छेद 84 ख के तहत लोकसभा और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष क्रमशः और 30 वर्ष है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये 2026 तक रहेगा।
यानी एक वर्ष और ये रहेगा। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार होगी। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो यह है 2026। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जारी है, तो वो 1971 की जनगणना के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर जो है बी है और राष्ट्रपति ही होंगे इसका। भारत के राष्ट्रपति के पास है। हाँ। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी, क्योंकि अब नहीं है ये। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 85(2) का ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है, तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये 3 सत्र होते हैं इसमें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का यानी कि 6 मंथ का 6 महीने से अधिक का अंतर ना हो, यानी कि 6 महीना होना चाहिए या तो उससे कम का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा के एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक तो बजट सत्र हो गया, जो कि फरवरी से मई के बीच में बुलाया होता है, और एक मानसून सत्र हो गया जुलाई अगस्त के टाइम पे, और एक हो गया शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के टाइम पे। नेक्स्ट, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये है वर्ष में 2 बार, कम से कम 2 बार होना चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये या तो इससे कम का हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए कितना? तो ये 6 महीने का। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये भेजता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा की सदस्य संख्या इस प्रकार है। तो बिहार में कितने हैं? 40 है लोकसभा सदस्य, और ये मध्य प्रदेश में 29 है, वहां से 29 जाते हैं, और पश्चिम बंगाल से 42, और उत्तर प्रदेश अकेले उत्तर प्रदेश से 80 जाते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ये है बिहार और महाराष्ट्र, यानी कि यूपी के बाद बिहार और महाराष्ट्र है। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के समय गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है। तो लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है 80 सीटों पर, और द्वितीय स्थान है महाराष्ट्र का 48 सीटों पर, और तृतीय स्थान है पश्चिम बंगाल का 42 सीटों पर। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, और तमिलनाडु जो है 39 सीटें हैं, और बिहार 40 सीटें।
नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, क्या ना प्राप्त हो सके, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसका आंसर नीचे देखते हैं। तो लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, 1/6 भाग की यहाँ बात हो रही है, अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो ये भंग की गई थी मार्च 1991 में। ये अब रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो अब शायद ये क्वेश्चन ना भी पूछे। हाँ, लेकिन इस साल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ईयर चेंज करके पूछ सकते हैं। तो इसका है, 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1951 को भंग की गई थी। नेक्स्ट, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए हैं फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन है? तो कौन है? प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। नेक्स्ट, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, देखते हैं इसका आंसर। 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे। वर्तमान में यह पद रिक्त है, उपाध्यक्ष वाला पद। नेक्स्ट, धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो किसमें? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में आता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आर्टिकल क्या है धन विधेयक का। नेक्स्ट, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ई है। देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद तथा लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखाओं पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। यानी कि ये व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर करता है। नेक्स्ट, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका ये आंसर है, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ये देखिए 70th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। केंद्रीय बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव यानी कि कट मोशन कहलाता है। इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नीतिगत कटौती, दूसरा सांकेतिक कटौती, तीसरा मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो वो 2 माह के लिए अगर लगातार अनुपस्थित रहा तो उनकी जो ये है सीटें हैं उसको रिक्त की जा सकती हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल, 101(4) के तहत संसद और 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल, जिसमें कि दोनों ही आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली। किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है? तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, यानी कि वोटिंग अगर टाई हो गया है तो उस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष वोट कर सकते हैं। 17 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था। संविधान के अनुच्छेद 100 के 1 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के किसी विषय पर मतदान में प्रथमतः मत नहीं देगा, पहले तो वो मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर रहने की दशा में उसका निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 96(1) के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब तो वह उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, और अगर उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में विचारणीय है, जिसमें विचार चल रहा है या होने वाला है, तो उस स्थिति में वो अगर उपस्थित भी रहता है तो वो पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 96(2) के अनुसार ऐसी स्थिति में वह ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमता ही मत देने का हकदार होगा, यानी कि पहले ही वो मत देगा, कास्टिंग वोट नहीं देगा उस टाइम पे जब उनके खिलाफ कुछ संकल्प अगर विचाराधीन है तो। किंतु मत बराबर होने की दिशा में मत देने का हकदार नहीं होगा, मतलब कि पहले क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में वो पहले मत नहीं देगा, जब वोट टाई हो जाएगा तब वो कास्टिंग वोट देगा, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई उनको हटाने की प्रक्रिया की विचाराधीन है संसद में, लोकसभा में, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, पहले ही वोट दे देंगे, वो टाई वाला वोट नहीं देंगे, कास्टिंग वोट नहीं देंगे। इस आधार पर विकल्प सी भी सही हो सकता है, परंतु विकल्प ए अधिक सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो ये है अनुच्छेद 102 का 1 का ए, किसी सांसद के लाभकारी पद को रोकता है। संविधान का अनुच्छेद 102(1) का ए किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हित न होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता है। नेक्स्ट, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? इसका आंसर है ए, 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है, मतलब अब वो पूरी तरह से हट गया है। 17 बीपीएससी। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य का नाम निर्देशित कर सकता था। अनुच्छेद 334 के उपबंधों के तहत यह व्यवस्था मूलतः संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए ही थी। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की बढ़ा दी गई। पहले क्या थी, 10 वर्षों तक ही थी ये, लेकिन फिर इसको 95 जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 70 वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्षों संविधान के प्रारंभ होने के 80 वर्ष तक यानी कि 70 वर्ष तक कर दिया गया था, फिर 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 80 वर्ष कर दिया गया। इसके लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, परंतु एंग्लो इंडियन के नाम निर्देशन के प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा में होते हैं तो कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य। 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख में क्रमशः कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर राज्यसभा बनेगी।
नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो ये सभी होंगे, नागरिकों द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य नहीं होंगे इसमें, ए और बी, ए और सी होंगे, क्योंकि मनोनीत सदस्य भी होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य भी होते हैं। देखिए, 3, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, मतलब कि इनका कोई कार्यकाल नहीं है राज्यसभा का। हाँ, उनके मेंबर्स का है। हर 2 साल पे हर 2 साल पे निर्वाचन होगा और जो उनके मेंबर्स का टर्म्स 6 इयर्स के लिए होता है। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य की बात हो रही है, जो कि हर 2 वर्ष पे ये होंगे, रिटायर्ड होंगे, उनकी सेवानिवृत्त होंगे। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है, तो सही नहीं पूछ रहा है, तो ये बी आंसर होगा इसका। देखते हैं आगे, इसका आंसर बी होगा। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो ये है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में 4th शेड्यूल में किया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो वो उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता, अतः विकल्पों में से दिए गए किसी भी अधिकारी को इसे भंग नहीं किया जा सकता, के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? देखिए, प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। क्या? तो लोग प्रश्नकाल तथा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात यानी कि तुरंत बाद तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के से पहले के समय का जो लोकप्रिय नाम है उसे शून्यकाल कहा जाता है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिनिधि पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए देखते हैं, इसका आंसर है डी, केवल 4, यानी कि एक ऐसे विधेयक या पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी उनका संयुक्त अधिवेशन होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्यतः विधेयकों के संदर्भ में ही लागू होता है।
वित्तीय विधेयकों जो धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए प्रभावी नहीं होता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है तथा यदि वह भी अनुपस्थित तथा अगर वो भी अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में वो भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक का आयोजन लोकसभा की प्रक्रिया और नियमों से संचालित होता है। संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। यानी कि संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो यह है बी, यानी कि लोकसभा के लिए वो 2 लोगों को नामांकित कर सकते हैं और राज्यसभा के लिए वो 12 लोगों को नामांकित कर सकते हैं। लेकिन अभी शायद ये 2 लोग जो नामांकित होते थे लोकसभा में उनको हटा दिया गया है जो आंग्ल भारतीय थे। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 के प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नामांकित कर सकेगा। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर विकल्प बी था। तथापि संविधान 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अधिसूचित होकर प्रभावी होने 25 जनवरी 2025 के पश्चात अब अनुच्छेद 331 निष्प्रभावी हो गया है तथा अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए भी 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये है 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये है राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।